प्रोडक्ट जो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा उसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हटेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, अब ऑक्सीडेशन करेंगे आप किसका? ऑक्सीडेशन ब्रीदिंग में आप समझिए, पहले धीरे धीरे एक एक चीज जोड़िए। आप सांस ले रहे हैं, इसी तरीके से प्लांट भी वही सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है कोशिका तक। अब वो यूं ही तो नहीं जा रही है, वहां उसका कोई तो काम होगा। तो उसका जो मेन काम है कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद वो है एनर्जी को बनाना। एनर्जी को बनाएगी क्यों? क्योंकि हमें जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, चाहे आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जितनी भी आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है, उसके लिए आपको क्या, किस चीज की आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। तो एनर्जी जो बन रही है वो बन रही है ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीजन कर क्या रही है? ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीडाइज करती है किसी भी चीज का। और किसका करेगी? किसी भी फूड मॉलिक्यूल का। किसका ऑक्सीडेशन होगा? फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन की परिभाषा बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना, जिसमें क्या बने? एनर्जी। और ऑक्सीडेशन एनर्जी बने कार्बन डाइऑक्साइड और जल बने। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। अब समझ में आया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कुछ अंतर है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है। आज का जो बैठ जाओ, आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, पादप में जो श्वसन की प्रक्रिया है। ठीक, शुरू हम ऐसे करेंगे, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, यानी जो श्वासोश्वास, श्वासोश्वास ही कहते हैं ना ब्रीदिंग को, श्वासोश्वास और श्वसन में क्या अंतर है? एनसीईआरटी आपको श्वासोश्वास और श्वसन में अंतर करना पहले सिखा रही है। बेटे, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये प्रक्रिया ब्रीदिंग है। ठीक है, यानी किसी भी गैस का यानी एयर का आपके इनहेल करना क्या कहलाती है? ब्रीदिंग, श्वासोश्वास। अब आप जब ब्रीदिंग में इनहेल करेंगे तो कौन सी गैस करेंगे? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, ठीक है, उसमें वो ऑक्सीजन पहुंचती कहाँ है? कोशिका तक, सेल तक। ठीक, अब वो ऑक्सीजन करती क्या है? ऑक्सीडेशन करती है। ऑक्सीडेशन करेगी। जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब ही यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। ठीक है, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है, अभी वो कैसे होगा वो बता दूंगी धीरे धीरे। तो अभी खाली आप आउटलाइन से जुड़िए, तो क्या होगा कि जो भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा, साथ के साथ एनर्जी प्रोडक्शन होगा। प्लस क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन। और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ये स्टोरेज का फॉर्म है। ठीक है, जब आप एनर्जी बन गई तो वो इकट्ठा किस रूप में रहेगी? एटीपी के रूप में। ये प्रक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? किसी भी भोज्य पदार्थ का, कार्बनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। समझ में आया? तो अभी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता चला? आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोबारा बताऊं? हो गया। अच्छा, जो लोग आए, अच्छा ठीक है, इसमें इसमें किसी को डाउट? नो मैम। आज के बाद अब सांस लेना छोड़ना ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन नहीं। रेस्पिरेशन की परिभाषा ऐसे आप लिख, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का रेस्पिरेशन पदार्थ का भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होकर, मैम इंग्लिश में आप करते हुए एक एक शब्द हेडिंग का नीचे रेस्पिरेशन।
आगे बढ़े। तो ऑक्सीडेशन को, जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट का या फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें कार्बन यूज है 6 मॉलिक्यूल, ये आपस में 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको अलग करना, ठीक है, अलग करना, दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो रेस्पिरेशन की बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आप लिखना चाहेंगे या फिर छोड़िए ऐसे ही, खाली एनसीईआरटी आप अपने सामने खोल लीजिए, उससे थोड़ा थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब हम अगर हम बात करें, तो जो ऑक्सीजन है वो किससे रिलेटेड है, जो ऑक्सीजन है, आप देखो बेटे, जो एनर्जी बन रही है वो कोशिका के अंदर बन रही है, तो हम इस एनर्जी को सेलुलर एनर्जी कह रहे हैं। किसी को दिक्कत है इसमें, सेल के अंदर हो रही है ना, तो ऑक्सीजन जो है वो रिलेटेड है किससे, फॉर मेकिंग सेलुलर एनर्जी, यानी कि जो कोशिका के अंदर डायरेक्टली रिलेटेड है, कोशिका के अंदर बनने वाली एनर्जी के लिए। और किससे ऑक्सीजन रिलेटेड होगी, ऑक्सीडेशन। इसलिए मैं 2-4 बार 5 बार बता दूं ताकि ये रेस्पिरेशन आपको एकदम क्लियर रहे। कभी भी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक साथ मत मिला लीजिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बस ये लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। और फूड कैसा होना चाहिए, फूड कैसा होना चाहिए, ऑर्गन, बस। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन, इसको नोट कर लीजिए आप। अच्छा, सेल जो है वो 2 टाइप की होती है, एक स्व, अभी किसी को रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूजन तो बताओ, सीधा सीधा है, आपने सांस लिया, ऑक्सीजन गई सेल के अंदर, गई सेल के अंदर जाने के बाद उसका मेन काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, एनर्जी बनाना। एनर्जी किस रूप में बनाएगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, स्टोर किस रूप में होगा, एटीपी के रूप में होगा। एनर्जी बना क्यों रही है, क्योंकि हमें जितना भी डेली एक्टिविटीज है आपका, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, वो पूरा का पूरा जो वर्क करेगा उसको चाहिए क्या, ओवरऑल एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए, अच्छा एक बार में अगर एटीपी बन रही है तो क्या पूरी एटीपी खर्च हो जाती है, जैसे मान लीजिए 500 एटीपी बनी, एटीपी बन गई, तो आप चलो मैं 500 बन गया, मैं भाग लेता हूँ, 500 500 का खर्च करूंगा, ऐसा नहीं करते ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेशन जो भी प्रोसेस है वो स्टेप वाइज प्रोसेस है। आपकी एनसीईआरटी यही लिखती है कि जो रेस्पिरेशन है, जो ये प्रक्रिया है, वो एक स्टेप में होती है, ठीक। स्टेप समझते हैं हिंदी में, स्टेप में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि डायरेक्टली एटीपी या कोई भी प्रोसेस एक साथ इकट्ठे नहीं होगा, धीरे धीरे करके एनर्जी जो है बनेगी। और इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, ऑक्सीकरण किसका करेंगे, फूड मॉलिक्यूल, और फूड मॉलिक्यूल कैसे, ऑर्गेन। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं, मिटाओ से। यस मैडम, यस। अब देखो, सेल 2 तरीके की होती है, कोशिका 2 तरीके की, अगर हम कोशिका की बात करें तो कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो डायरेक्टली ग्लूकोज बना लेती हैं, उन्हें क्या कहें, मैडम, ऐसी सेल जो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का प्रयोग करे और ग्लूकोज अपने अंदर ही बना ले, मैम
उसे क्या कहोगे? ऑक्सीजन की मैडम जरूरत है या नहीं? देखो, दो तरीके की सेल होती है, ठीक है। अब हम प्लांट में मूव करेंगे। ये इसको कहीं पे भी समझ में ना आए प्लीज बताना मुझे, ओके मैडम। ठीक है। लाइक ये पेड़ है क्या लग रहा है छोटा, ठीक है। चलो, ऊपर पत्ता पत्ती है, ठीक है। वहां पे आपको पता है कौन सी प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण, और वहां पे ग्लूकोज अपने आप बनेगा, ठीक है। लेकिन जो ये वाला भाग है स्टेम और जो रूट सेल है, रूट वाला, वहां पे क्या होता है, जो रूट सेल है वहां पे क्या फोटोसिंथेसिस होता है? जड़ में फोटोसिंथेसिस होता है? ओ मैम, नहीं होता। तो फिर कैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैम ग्लूकोज पहुंचाया जाता है, ऊपर की पत्तियों के द्वारा नीचे ग्लूकोज पहुंचाया जाता है, ट्रांसलोकेशन जिसे कहते हैं ना, ट्रांसलोकेशन। तो बेटा एक सेल होती है ऑटोट्रॉफिक, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटे? मैडम स्वपोषी। हाँ, पोषी। स्वपोषी कोशिका। इसमें क्या होगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, और फिर इस ग्लूकोज का स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनेगी। तो ये ऑटोट्रॉफिक सेल है, ठीक। तो जितना भी पौधे का पत्ती वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, वो कैसा है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। लेकिन अगर हम रूट की बात करें, जड़ की, तो यहाँ से ग्लूकोज इसके अंदर पहुंचाया जाता है, और इसके बाद इसका ब्रेकडाउन होके एनर्जी बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा सेल होगा, हेटेरोट्रॉफिक। स्पेलिंग, हाँ, हेटेरोट्रॉफिक यानी तो अब आप बताओ, एनिमल सेल हेटेरोट्रॉफिक सेल होगा? यस मैम। हाँ, तो एनिमल सेल जितना भी मनुष्य में जितना भी एनिमल सेल है, सॉरी, एनिमल सेल क्या होगा, सारा का सारा हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन प्लांट में क्या है, ऊपर लीफ वाला एरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, और नीचे वाला, अच्छा, साइनोबैक्टीरिया में क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा या हेटेरोट्रॉफिक? हेटेरोट्रॉफिक है। सारा का सारा ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। तो वो कैसा होगा, स्वपोषी। आपका एनसीईआरटी में लिखा भी है कि प्लांट और साइनोबैक्टीरिया ये केवल दोनों ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, केवल यही है। इसको कहीं नोट कर लेना चाहो तो, मैडम एनसीईआरटी में दे ठीक। अंडरलाइन कर दे। हाँ, तो देखो, अब किसी भी, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो, फूड यानी कि ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑक्सीडेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग क्यों कर रहा है बार बार, अभी देखो, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का सॉरी ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूं, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 6, अगर फैट यहीं पे दे लो तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है 2, ठीक है। तो बेटे इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, 2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, लेकिन 6 को ऑक्सीडाइज करने के लिए कम चाहिए। तो इसीलिए जो प्रिफर्ड होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस यानी कि जो रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के लिए जो प्रेफर करता है सबसे ज्यादा, वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का करता है। इसीलिए जहां पे शुरू करता है वो ग्लूकोज से करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, मैं कहा थी, हाँ, ऑटोट्रॉफिक। तो जितना भी प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा, या ऑटोट्रॉफिक सेल हो चाहे वो हेट्रोट्रॉफिक सेल, सब में फूड मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेशन में चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, इन सब में जो भी फूड मॉलिक्यूल होगा उसका क्या होगा, सबका ऑक्सीडेशन होगा, और क्या बनेगा, एनर्जी, ठीक। तो किसी को नोट करना है, हाँ, किसी को नोट करना तो कर लो, नहीं तो मिटाओ मैच, मैं वो करता हूँ ना, पूछ रहे हैं मेरी तरफ से तो। हाँ मैम। मिटाओ।
समझाने के लिए समझ, अभी थोड़ा सा लिंक करो फिर से ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन में। किसी को दिक्कत? ब्रीदिंग क्या है कि बस आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक्सहेल इनहेल करना, सांस लेना। सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद आप ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन को मेनली पहुंचाना कहाँ तक है? कोशिका तक। कोशिका में वहां होता है क्या? एनर्जी का प्रोडक्शन। और एनर्जी प्रोडक्शन सेल के अंदर है, तो हम इसे कह सकते हैं सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन लिंक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? फूड मॉलिक्यूल का। तो रेस्पिरेशन क्या कहेंगे कि किसी भी कोशिका के अंदर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक। अब हमने सेल को दो तरीकों से बांट दिया, क्योंकि आपको एक होता है ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी कोशिका, एक परपोषी कोशिका का। ग्लूकोज जहां खुद अपने आप बनता है, और ग्लूकोज फिर उसका ऑक्सीडेशन करके ब्रेक डाउन करके एनर्जी बने, तो वो ऑटोट्रॉफिक है। ए मतलब स्वपोषी कोशिका। और क्या होता है, कहीं कहीं पे ग्लूकोज पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी सेल में ग्लूकोज बनेगा नहीं, हमें वहां तक हर डीपर सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर डीप लेवल तक जा जाके पहुंचाया जाएगा। तो वहां पे कैसा रेस्पिरेशन, वो कैसी सेल हो जाएगी? हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगी। ठीक है। प्लांट की ऊपर वाली लीफ की सारी सेल जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, वो ग्लूकोज खुद बनाती है। और जो रूट की स्टेम है, नीचे वाली जो रूट वाली है, वो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो प्लांट बना रहना बस। अच्छा, आप बताओ कि जो पौधा है उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी या मनुष्य को? मैडम मनुष्य। मतलब एनर्जी की, चलो एनर्जी की अगर हम बात करें, ऊर्जा की, Yes. पौधों को ज्यादा जरूरत है या मैडम हमें, हमें? मनुष्य में। क्योंकि हम मैडम लोग हम मोशन भी करते हैं मैडम। हाँ, हम मोशन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वजह से एक आपके में क्वेश्चन आता है, मेडिकल का एक क्वेश्चन है कि क्या पौधों में वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है? हाँ, नहीं। ठीक है। पर उसमें लेकिन ऑक्सीजन तो जा रही है, तो उसके लिए क्या होते हैं? स्टोमेटा, रंध्र, और लेंटिसेल्स पढ़ा है आपने? यस तो मैडम। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज एक्सचेंज करते हैं, केवल गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्या पौधों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि जैसे लंग्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं। फिर भी एयर मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन जा रहा है, वो कैसे जाएगा? गैसियस एक्सचेंज होगा, और वो भी किसके द्वारा? स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के द्वारा। अब देखो, और इसमें इतना एनर्जी प्रोडक्शन और इतना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होता बेटे, क्योंकि पौधे का जो ये वाला भाग है, यहाँ पे तो शायद लिविंग टिश्यू है, लेकिन अंदर जो मोटे वाला भाग है, वहां पे क्या होता है? डेड पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है ना। जो डेड लिविंग टिश्यू, डेड टिश्यू है, उसको तो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए जितना भी लिविंग टिश्यू है, इसलिए ऑक्सीजन भी बहुत कम रिक्वायर होता है। इसीलिए एनर्जी भी उतनी रिक्वायर नहीं होती जितना कि अनदर ह्यूमन स्पीशीज। सबको समझ में आ गया? यस मैडम। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। नहीं, अभी जो एक पूछता है, ऐसे तुम लोग कुछ लिख भी नहीं रहे हो, तो फिर सब कैसे याद रहेगा? मैडम तो रिवाइज कर रहे हैं बस। गाइस, ठीक है, पढ़ चुके होगे पिछली क्लासेस में। एक होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यस यस मैम। बताएगा कुछ? यस मैडम। तो वही पता होगा सारा। कोई और? यस मैम। सिक्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेटे जैसे कि ग्लूकोज है, इसमें कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और इससे बनता है पायरुवेट। यस मैडम। पायरुवेट का 3 कार्बन का यस मैडम, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे एंजाइम होता है। ठीक है।
अब इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है और इससे एनर्जी बनती है। यस सर। तो अब प्रश्न ये है कि अगर ग्लूकोज ना हो, मान लीजिए सेल में ग्लूकोज नहीं है, तो क्या और भी किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो सकता है? यस मैडम। हाँ, हो सकता है। जैसे कि कौन कौन सा? प्रोटीन प्रोटीन और फैट और लिपिड 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 तो फैट ही हाँ वही पता नहीं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और बताओ। अच्छा, और जिनका आप इन्हें बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब अगर कोशिका के अंदर ग्लूकोज नहीं भी है बेटे, तो भी कोशिका जो है एक ये एंजाइमेटिक पाथवे होता है, मतलब ग्लूकोज से लेकर के पायरुवेट बनाने के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करके पायरुवेट बना सकते हैं, तो हाँ, ये इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को प्रोडक्शन करने में, यानी ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑक्सीकरण के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन कराने में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जिससे एनर्जी नहीं बनेगी। वो कौन कौन है? विटामिन और हार्मोन विटामिन और हार्मोन हार्मोन और बताओ वाटर पानी पानी मिनरल, ठीक है। ये जो है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। बहुत बहुत ठीक है, तो इसे कहीं नोट कर लीजिए। यस मैम हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा कि ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड का भी उपयोग करके क्या हो सकता है, इनका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाया जा सकता है। इन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक। इसमें लिख लीजिएगा विटामिन, हार्मोन, वाटर और मिनरल जो है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, बस इतना लिख दीजिए। एक टर्म आता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बहुत पहले मेडिकल में कभी पूछा जाता था कि अगर आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। लिखवा देते हो, लिख लीजिएगा चाहे। अगर थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके लिखो। यस मैडम अगर रेस मैडम अगर की जगह यदि लिख दो मैडम अच्छा ठीक है, यदि यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या ग्लूकोज ग्लूकोज है, एक्सेट्रा कर लेना। तो इस प्रकार के श्वसन फ्लोटिंग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है। थोड़ा शायद हिंदी सही नहीं है, मतलब ऐसा है कि अगर इसकी जगह पे, मतलब अगर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का हो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा, रेस्पिरेशन फ्लोटिंग। अब इसकी जगह पे अगर प्रोटीन का यूज करेंगे तो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक। ये लिख दो, उधर लिख देती हूँ। मान लो किसी भी प्लांट में बीमारी है, ठीक है, बहुत बीमार है,
और वो ग्लूकोज की जगह पे प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। यस मैडम। प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बना रहा है। तो बेटे, या फिर इसको प्रोटीन को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहा है, की तरह प्रयोग कर रहा है, तो उसे साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। कभी पूछ सकता है ना, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जान लीजिए थोड़ा बहुत। जितने भी या बीमारी की कंडीशन में हो सकता है, या बहुत ज्यादा उस स्टार्वेशन की कंडीशन है, मतलब भूख है ना, बहुत टाइम से उसको खाना नहीं मिल पाया है, तब वो प्रोटीन को एज अ सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, ठीक। और जितने भी लेग्यूम लेग्यूम जानते हैं क्या है, दलहनी वाली फसलें हैं, उसमें ज्यादातर ये साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन पाया। अब आगे चले, ये निकलो। अच्छा बेटे देखो, जो भी प्लांट है उसमें जो ऑक्सीजन जाती है, वो प्रक्रिया किसके द्वारा जाती है, डिफ्यूजन के द्वारा। ये भी इसको नोट कर लीजिए, फिर लिख। क्वेश्चन आता है, डस प्लांट ब्रीथ। अच्छा देखो, हमें कितना बेवकूफ बनाया जाता है, जब हम 6th 7th में होते हैं तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि इवन 9th तक बच्चों से पूछा जाता है कि डस प्लांट ब्रीथ, क्या पौधे सांस लेते हैं। उत्तर क्या लिखा जाता है, हाँ, रंध्र के द्वारा। वहीं से गलत पढ़ाना शुरू करते हैं, और जैसे मेडिकल में आते हैं बोलते हैं, नहीं नहीं सांस नहीं लेते हैं, वो खाली एक ऑर्गेन नहीं है, वो एक बार एक्सचेंज करने के लिए है, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। तो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। जब आप 9th 10th में रहेंगे तब आपको यही बताया होगा, टीचर्स ने भी यही बोल दिया होगा कि हाँ, पौधे सांस लेते हैं, सांस नहीं लेते बेटे, वो सिर्फ गैसियस एक्सचेंज का ऑर्गन है। तो कभी भी अगर आपका नीट क्वेश्चन पूछे कि क्या पौधों के पास लंग्स जैसा ऑर्गन है या कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, तो आप बोलेंगे नहीं। डज प्लांट ब्रीथ, नहीं, बट उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, इसके द्वारा, लेंटिसेल्स और स्टोमेटा के द्वारा, ठीक। ये लिख लीजिए, इसके बाद लिखवा लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा डस प्लांट ब्रीथ, आप तुरंत लगाएंगे हाँ, यस यस यस, स्टोमेटा होता है, नो करना उसको। इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन, आज जल्दी जल्दी करो बेटा, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करनी है, फिर कल क्रैप्स करेंगे बेटा। रिवीजन अच्छा हो रहा है तुम लोग का, यस मैडम। मैडम पढ़ रहा था मैडम। पढ़ रखा है सही से, किसी ने मिटा दो, समझ में आ रहा है। अभी तो हाँ हाँ होता है, नो भी कभी कह दिया करो, नो मैम। वही वाला हाल है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे क्लास में 10 बजे हाँ जी हाँ जी सब समझ में आया, और फिर कुछ पूछो, डब्बा किधर बैठा है। मैडम पूछ लो। अरे तुम लोग तो बता लोगे। बायोलॉजी कंप्लीट हो गई, मैडम 11th की कंप्लीट हो मैडम। 11th की कंप्लीट हो गई। मैडम 11th में से तो बस। एक बार एक मैम आई रही होंगी, ललिता, यस मैडम। ये यस पढ़ा मैम है आई थी मैडम, बस एवरेज। तो मैडम बस इतना। वो मैंने रिकमेंड किया था, बढ़िया है, शेयर भी है। कहानी सुना रही थी मनी मैडम, जैसे आप बता रहे हो ना मैडम, मैडम वैसे लिखवा नहीं। लिखवाया है, कौन लिखवाना जरूरी थोड़ी ना होता है, समझाना जरूरी। मैडम वही तो कर रही हूँ मैडम, जैसे आप बता रहे हो ना, इस तरह से नहीं हो पा रहा था, एक्सप्लेनेशन सही नहीं थी। पहले ही बात थे ना इसलिए। ठीक है चलो आगे, क्वेश्चन लिख लो। 10 प्लांट, तो या पौधों के पास श्वसन अंग होते हैं। बेटा कभी गलत मत करना, सीधा आंसर जाएगा नो। ठीक है, केवल क्या होता है, गैस का एक्सचेंज,
ठीक, और किसके द्वारा? रंध्र। इंग्लिश में स्टोमेटा। लेंटिसल को क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? लेंटिसल को देख लो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वाद पंचामृत। गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है। और देखो बेटे, जितना मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लीफ के द्वारा होता है। ठीक है। और पौधों में, प्लांट्स में क्या होता है? ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा लेस होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बता दिया, बाहर का जो सुपरफिशियल टिश्यू है वो तो लिविंग है, वहां पे तो चला जाएगा, लेकिन जो डेड है वहां जरूरत नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो है वो कम है। ठीक है। मैक्सिमम टिश्यू जो होता है प्लांट में डेड हो जाता है, तो इसलिए वहां पे इतना जरूरत नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम होता है। मैडम वातरंध्र। अच्छा ठीक है। एनर्जी भी रिक्वायरमेंट क्या होगा, थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू अदर क्या होगा? लेस होगा। अनदर एनिमल सेल के कंपैरिजन में कम हो। ठीक है। अब आगे बात करती है, जो ऑक्सीजन एंटर करती है, जो प्रवेश करती है, वो किसके द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। इसको भी हिंदी में एक बार देख लीजिएगा क्या कहते हैं। डिफ्यूजन, मैक्सिमम जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा जो है एंटर करता है। ठीक, ये हो गया अंदर। अब हमने अंदर पहुंचा दिया ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, ये लिखना, लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। अगर किसी को नोट करना है तो करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। इसमें किसी को दिक्कत है? नो मैडम। समझ आ रहा समझ आ गया? है? पूछ रहा है क्या? मैक्सिमम एक्सचेंज है। मैक्सिमम एक्सचेंज है बेटे, ये मैक्सिमम एक्सचेंज। मैक्सिमम एक्सचेंज मतलब जो सबसे ज्यादा गैस का एक्सचेंज कहाँ होगा? जहां स्टोमेटा पाया जाएगा। स्टोमेटा कहाँ है? लीफ में, तो लीफ में सबसे ज्यादा है। ठीक, रूट में तो नहीं होगा ना, क्योंकि वहां तो है ही नहीं, इसलिए मैक्सिमम एक्सचेंज कहाँ होगा? पत्ती होगा। समझ में आया? आगे चलते हैं, बताओ उसे। कोई लिख रहा है क्या? मैडम मगर वो तो ट्रांसपिरेशन के लिए होता है मैडम। क्या? इंस्ट्रूमेंट तो मैडम। गैसेस ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है? मैडम पानी बाहर निकलता है। वाटर जब एक्स्ट्रा वेप्योर है, जैसे मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, जो बचता है, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के द्वारा जो पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा, वास्पोसर्जन के प्रोसेस के द्वारा स्टोमेटा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो है वही स्टोमेटा के द्वारा भी होता है। गैस का एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, वो भी किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। उसके लिए कोई अलग नहीं है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेंटिसेल्स भी और स्टोमेटा भी। ठीक, गैसियस एक्सचेंज हो, ट्रांसपिरेशन हो, वहां पे आपको स्टोमेटा का है स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जब आप ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे वहां पे भी स्टोमेटा लेके जाएंगे। और रेस्पिरेशन में ज्यादा काम नहीं है कि उसमें कुछ करना है, केवल जैसे आपकी नाक है ठीक वैसे ही गैसों का आदान प्रदान है। तो ज्यादातर ताकि क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या हो? ग्लूकोज बन जाए। हाँ, मिटाओ मिटा दो। आगे चलते हैं। अब हमने सेल के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब आगे होगा रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। तो हेडिंग अगली जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन में। थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है, कम समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो प्रेफर करता है, प्रेफर्ड सबस्ट्रेट क्या है, यानी किसका उपयोग करेगा? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जो अगर ऑक्सीडेशन करेगा उसमें कहा किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। लोकेशन यानी कहाँ होगा? कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इसके बाद एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP प्लस H2O है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है मैडम, ATP भी तो बनेगी। हाँ मैडम, पहले लिख दिया ना एटीपी। ठीक। और इसमें क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा, किस में होगा, यूकेरियोट में भी और तो क्या है? दोनों। ठीक। अब देखो ये कैसी प्रोसेस है। एक होता है, देखो इसमें एनर्जी बन रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जिस ऐसी प्रक्रिया जिसमें एनर्जी बने, उसे कौन सी प्रक्रिया। मैडम एनर्जी रिलीज होना और ग्रहण करने के उसमें तो मैडम पता है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक। है। ठीक है। एक्सो बाहर। और कैटाबॉलिक है। एक्सो बाहर। कैटाबॉलिक का क्या मतलब है, मैडम किसी भी चीज को तोड़ तोड़ के टूट रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। और कैसा है, कैटाबॉलिक। ठीक है। और सेलुलर है, यानी कि सेल के अंदर। तो देखो जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है बेटा, कोशिकीय श्वसन है, चाहे वो यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट है, दोनों में पाया जाएगा। कहाँ हो रहा है, कोशिका के अंदर। कुछ प्रक्रिया जहाँ पे देखो होता है दोनों जगह है। आप कोशिका के अंदर अगर चित्र में ध्यान दोगे तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, क्योंकि आप 11 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, एटीपी यही तो, एटीपी का प्रोडक्शन यहीं से तो होगा, बिजली घर जिसे कहते हैं। ठीक है। तो क्या है कि कुछ प्रोसेस जो होगा सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो यहाँ हो सकता है साइटोप्लाज्म में, और कुछ जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जैसे अगर इकोलाई की बात करें, वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो वहां पे क्या होगा, केवल साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दूसरा, एनर्जी किस रूप में बनेगी, एटीपी के रूप में बनेगी। ठीक। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। और ये तो बता ही दिया। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखो जब भी रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एकदम ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक है, यानी कि एनर्जी बनेगी, रिलीज होगी। ठीक है। दूसरा कैटाबॉलिक है, कैटाबॉलिक, ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में। कैटाबॉलिक यानी कि कोई भी प्रोडक्ट टूट टूट करके उससे ऑक्सीडेशन, टूट करके ही उससे एनर्जी बनेगी। और तीसरा सेलुलर, सेल के सब कुछ अंदर है, सेल के बाहर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, ये 3 पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। चलना बंद हो गया, मैडम एक दल बगला। नहीं ये है एक और। अब हम जो सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप पढ़ेंगे वो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, देखो है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रक्रिया को हम पहले पढ़ेंगे। आप एकदम ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी प्रक्रिया है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। हाँ, फिर तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो है नहीं मैडम, यहाँ पे ग्लूकोज पार्शियल पार्शियल ऑक्सीडेशन। देखो जब भी बेटे ऑक्सीडेशन तब माना जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड बने, जब तक ना बने। देखो ऑक्सीडेशन 3 तरीके का होता है, एक कंप्लीट, एक पार्शियल और एक इनकम्प्लीट। अगर अभी ये बता रही हूँ, 3 स्टेप बता रही हूँ। ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और ये किस तरह का प्रक्रिया होगा, स्टेप वाइज। ध्यान रखिएगा बेटा, स्टेप वाइज प्रक्रिया है, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगा। ठीक। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस। वो जो तुम पूछ रहे हो वो बताइए, बताइए। मैडम मैं हाँ वो पार्शियल वाला पूछ रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसके अंदर तो पायरुवेट बनेगा ना, कार्बन खाली पायरुवेट। बेटा उसे लिख रहे हो, लिख लो। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री हल्की फुल्की सी है, ज्यादा तो नहीं। यस मैडम। हम्म। ये उसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये गलत है,
अच्छे से नहीं चारों से वहाँ से सही। मैंने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, थोड़ा बहुत बायो को पढ़ने के लिए पढ़नी पड़ती। मैडम केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। 12th तक पढ़ी है बस, उसके बाद। ठीक है। अब देखो बेटा, ये ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, है ना, जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड का है। अगर इस ये इस अल्कोहल ग्रुप को, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो पहले ये एल्डिहाइड में बनेगा, एल्डिहाइड के बाद कोई कम हाँ, कार्बोक्सिलिक फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रेस्पिरेशन है स्टेप वाइज। अगर मैं 6 कार्बन को जला दूं डायरेक्टली, मतलब इस 6 ग्लूकोज को बंद करके पूरा का पूरा 6 कार्बन इस ग्लूकोज से डायरेक्टली 6 CO2 बन जाए, तो वो कंजप्शन है। ठीक। कंजप्शन का मतलब होता है कि अगर ये 6 कार्बन जल के हीट के रूप में बन जाए तो वो कंजप्शन है। इस 6 ग्लूकोज से, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से अगर डायरेक्टली 6 CO2 बन जाए, समझ 6 CO2 बन जाए, तो इसे कहेंगे कंजप्शन। और ये कैसा कैसा ये होता है कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना बने, एक बार मैं फिर से इसको बता दूं कि अपन तो मिला मुझे तुमने कहा तो मिला मुझे तुमने ऐसे ही तो सर मुझे लगा ना जिसमें मैं गई हूँ वो गया चीट बेचे ना अपने में समझ गया इसलिए पर ध्यान अगर मैं ये कह रही हूँ ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर 6 ग्लूकोज के कार्बन के मॉलिक्यूल है, इससे डायरेक्टली 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, तो ये कहलाता है कंजप्शन। और ठीक है। और इसमें अगर मैं ये देखो, पहले इसका यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, ये पहले बदलेगा एल्डिहाइड में, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में, देन कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हो जाएगा रेस्पिरेशन। अगर पूरे के पूरे 6 है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 6 के 6, तो वो कंप्लीट रेस्पिरेशन। अगर मैं बोल दूं कि 4 बन रहे हैं, तो वो इनकम्प्लीट है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, बन ही नहीं रहा, तो वो पार्शियल। ठीक। क्या बोला मैंने? कौन बताएगा? बड़ा क्या है नहीं, मैडम मैं लड़कियों में। तो फिर से बताओ मैंने क्या बताया, पीछे से बताओ कोई। क्या समझ में आया? आप ही से पूछ रही, कोई भी बता दो एक लोग फिर से। मैंने कहा ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक। 6 कार्बन दिख रहे हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है बेटे, इसमें HOH C6H12O6, ये जानते हो ना, ये वाला अल्कोहल कहते हैं इसे। ठीक। अगर इस अल्कोहल से रेस्पिरेशन तब माना जाएगा जब, देखो, पहले ये अल्कोहल एल्डिहाइड में टूटेगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में टूटेगा, फिर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये रेस्पिरेशन। अगर मैं इसको कह दूं कि ग्लूकोज सीधा बन गया 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हीट है, मतलब ये जल जाएगा। ठीक है, इसका यूज नहीं कर सकते, इसका स्टोर करके एटीपी बना सकते। ठीक है, इससे जो एनर्जी निकलेगी उसका एटीपी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मैं कह दूं कि अगर 6 कार्बन कंपाउंड वाले ग्लूकोज से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है,
तो 6 से 6 बन गया, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे, तो वो होगा इनकम्प्लीट। अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड बन ही नहीं रहा है, पार्शियल रेस्पिरेशन। समझ में आया? तो अभी आप देखोगे जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, उसमें कहीं भी ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ना ही कहीं पे ऑक्सीजन का कंजप्शन। ठीक, उसमें केवल पाइरुवेट बनता है, तो वो इसलिए इसे कहते हैं पार्शियल रेस्पिरेशन। आप समझ आया क्यों कहते हैं पार्शियल रेस्पिरेशन? ठीक, अब हम ग्लाइकोलिसिस शुरू करते हैं। एक एक स्टेप पकड़ेंगे और जिसको आता है वो बस, अगर किसी को आता है तो वही आगे बढ़ा दो। कोई नहीं पढ़ाएगा? मैडम। कोई पढ़ाएगा? यस मैडम। हाँ, पहला स्टेप बताओ क्या है। मैडम पहला स्टेप, मैडम बिना ग्लूकोज देखे से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। कैसे? मैडम हेक्सोकाइनेज उसके अंदर एंजाइम एटीपी से एटीपी, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी तो यूज होगा ना मैडम? अगर मैं प्रश्न करूं कि ग्लाइकोलिसिस, हमारे पास एक कोशिका है जिसमें बिल्कुल एटीपी नहीं है, यस मैडम। ग्लाइकोलिसिस होगा? नो मैडम। नहीं होगा। यस मैडम। बेटे कोई भी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, इसीलिए जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है, शुरू में एनर्जी कंजप्शन लिखा रहता है। शुरू में क्या होती है, एटीपी का प्रयोग करते हैं, फिर बाद में उससे एटीपी बनाते हैं। ठीक, अगर आपकी कोशिका में ऊर्जा नहीं है, एटीपी नहीं है, तो ग्लाइकोलिसिस शुरू ही नहीं। ठीक, अब देखो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस क्या है। ये ना देख। इसको स्टेप वाइज है, इसको छोड़िएगा नहीं, नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके हम बनाते हैं पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट बनते हैं, वहां पे 6 कार्बन, दो मॉलिक्यूल। अब बेटा इसमें क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये हो रही होती है साइटोप्लाज्म। ये कोशिका के कहा हो रही है, कोशिका द्रव। ठीक है, अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है बेटा, ये ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट है। अब इससे क्या है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के ये करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वाह। और अगर इसको नहीं मिला ऑक्सीजन, तो या तो ये एथेनॉल में या लैक्टिक एसिड में टूट जाए। ठीक, मैं कह रही हूँ ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है उसमें ग्लूकोज से 6 कार्बन कंपाउंड का एक इससे क्या बनता है, पाइरुवेट। पाइरुवेट कैसे बनेगा वो अभी आप देखेंगे। अगर पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिल गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगा और वहां पे बनाएगा क्या, ये वाली कर दो। वो वाली। चला लो, तुम पहले यही कर लो, ठीक है, ये वाली। ये वाली तो कर दे। वहाँ ने तो खत्म कहा था। ये पीछे तो हो गया। क्या बता रहे हो, थोड़ा देख लो। ग्लूकोज का 6 कार्बन का कंपाउंड है, मैं कह रही हूँ ग्लूकोज से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यानी पाइरुवेट बनना, पाइरुवेट जो बनना है, अभी पीछे देखकर पाइरुवेट का बनना जो है वो क्या कहलाता है, वो तो पाइरुवेट का बनना जो है 3 कार्बन कंपाउंड का, ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। हाँ, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये लैक्टिक एसिड या एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को शुरू करता है। हो कहाँ रही है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया यूकेरियोट में होगी या प्रोकैरियोट? बताओ, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, यूकेरियोट में या प्रोकैरियोट में? भैया फूड का ऑक्सीडेशन है, दोनों में हो जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। अच्छा, वायरस में क्या होगा, वायरस में मैडम? ग्लाइकोलिसिस वायरस, वायरस में होगा रेस्पिरेशन या नहीं? तो हाँ, नहीं होता रेस्पिरेशन वायरस में। क्यों? क्योंकि वो पूरी कंप्लीटली होस्ट पे डिपेंड होता है। ठीक, अगर हम एक चीज, अच्छा एक, अगर मैं इस पे मैडम इंग्लैंड वगैरह मैडम। ये क्या है, अगर इसमें मैं H प्लस जोड़ रही हूँ तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? मैडम रिडक्शन है मैडम यार। अच्छा, तो सबको पता है ना। सही। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर प्लस लगाऊं तो ये क्या है,
मैडम क्या इसके पास ये मैडम प्लस लगा रहे हो तो इसका क्या मतलब है? इसके पास इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है या है, ज्यादा है? मैडम इन्हें इलेक्ट्रॉन दे दिया है इलेक्ट्रॉन की कमी है कमी है। हाँ, दे दिया तभी तो प्लस आता है हाँ, कमी बेचारा दान है ना, दान दे दिया दान तो धनी हो गया, प्लस प्लस प्लस, है ना? तो ये हो गया। मैं ये तो समझ में आता है। अगर देखो NAD, ये बेटा कोएंजाइम है, इसको आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान देना है कि ये कोएंजाइम। इसके आगे अगर ये प्लस है, ठीक, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मैं इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ये जोड़ू, एक H प्लस एक H प्लस जोड़ू, तो क्या तो बनेगा? NADH NADH बन जाएगा। यस मैडम ठीक, इसमें किसी को दिक्कत? मैडम अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ू, 2 हाइड्रोजन जोड़ू, तो यहाँ पे ये लिख सकती हूँ क्या? सही है ये भी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ पे निकाल के तो दिया ना H प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। बेटा जब भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है और ऑक्सीडेशन होता है, तो जो एनर्जी बनती है वो 2 रूप में बनती है। एक होती है या डायरेक्टली एटीपी बना लेगा या H बनाएगा, ठीक। एटीपी का तो प्रयोग कर सकते हैं, इसको एटीपी में बदलने के लिए फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। यस मैडम ठीक है बेटे। तो ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन के द्वारा ये दोनों रूप में एनर्जी बनती है, एक एटीपी के रूप में भी बनेगी और NADH के रूप में भी बनेगी। NADH क्या है? एक तरीके से ये भी इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये NADH, इसको भी ATP कन्वर्ट, इससे ATP बनाई जा सकती है, तो इसको बनाने के लिए इसको वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ता है। इतना समझ में आया? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? H और प्लस जोड़ा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं A प्लस, इसमें अगर इसका रिडक्शन है, अब तो इसका क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप है, सभी बताते हैं, थोड़े से चीजें इतना क्लियर रखना हमेशा, ठीक। इसको कोई दिक्कत हो, मिटाओ से भी। बेटा तो मैडम हमारी अगली क्लास कितने बजे से? तीन 3 मिनट, हाँ ठीक है, 15 मिनट है, जितना खत्म कर सकते हैं खत्म करते हैं। 40 लेक्चर मिले हुए हैं उसके लिए रेस्पिरेशन के लिए यस मैडम 4 लेक्चर 4 मिनट, देखो जितना हो पाता है। मैडम पूरा करा के जाना मैडम हाँ, क्यों बीच में छोड़ दो। अब इतनी बात ग्लाइकोलिसिस डाल लो, छोटे छोटे पॉइंट लिख लो, 1-2 पॉइंट लिख लो, जैसे कि कहाँ होता है अगर, बेटा प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा। इसका मतलब पीके का मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ठीक है। कहाँ होता है? लोकेशन, लोकेशन दे दो इसकी, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका एक अनदर नेम भी है जो कि इसके साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, क्योंकि इसकी जो खोज है वो इनकी वैज्ञानिक है, Yes, इसीलिए sir. इसको EMP पाथवे पाथवे भी कहते हैं, यस मैडम ठीक। इसमें क्या है? पार्शियल रेस्पिरेशन होता है, तो समझ में आया? क्योंकि कहीं पे भी ऑक्सीजन यानी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ठीक। नो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखते चलो जल्दी जल्दी, ठीक है। इसमें टोटल जो है कितने स्टेप होते हैं? 10 स्टेप 10 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला, तीसरा और 10वां जो है वेरी इंपॉर्टेंट इरिवर्सिबल है, ठीक है। बाकी के रिवर्सिबल है। 10 स्टेप 10 एंजाइम, एटीपी टोटल कितनी बनती है? 2, और NADH कितना बनता है? 2, ठीक है। अब ये कैसे होता है? ये इतना लिख लो पहले, ये मैडम ये दो वो है ना जो घटा दी उसके बाद हाँ टोटल ओवरऑल है, 4 बनते हैं, 2 खर्च हो जाते हैं, उसमें 2 दो से घटा यूज देते होते हैं। अब आगे चलते हैं, पत्ती, आगे पीछे पत्ती बना रही। हाँ, लीफ, लीफ है। पत्ती क्या बना रही है? ग्लूकोज। अब बेटा ये ग्लूकोज से जब अंदर रूट में ट्रांसफर होता है, तो किस फॉर्म में? सुक्रोज की तरफ। सुक्रोज, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का है ना, तो सुक्रोज क्या होता है? 12 कार्बन का है, डाइसैकाराइड। अब ये सुक्रोज जो है 2 भागों में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
तो ये दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज, ये दोनों के दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में एंटर करके ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हिंदी में ग्लाइकोलिसिस ही कह रहे हैं ना, शॉर्ट तो ठीक है चलो। इन लोगों को हाँ लाइक है नहीं सही लाइक अब जो ओवरऑल स्टेप है जो मोटा मोटा वो ये है कि ग्लूकोज से आपको पाइरुवेट बनाना है, तो चलो ढूंढ दिए दो मॉलिक्यूल का, इसका 6 कार्बन है, इसके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक। ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस है। इसमें आपके में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वाला नहीं है, स्ट्रक्चर के जैसा नहीं है, बस आपको स्टेप वाइज ध्यान से देख जाए। लिख लिया इसे। मैं ये कह रही हूँ कि जब लीफ में ग्लूकोज बनता है ना, तो वो जब तक ट्रांसलोकेट होगा रूट में, वो सुक्रोज के फॉर्म में जाता है। यस मैडम तो यहाँ पे सिंगल है, इसका डाई कर दो, 12 कार्बन का है। अब ये सुक्रोज जो है किस एंजाइम के प्रेजेंस में, इनवर्टेज, इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में दो भागों में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों से ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत मजा आ रहा है पीछे, बेटा। यस मैडम ये भी बात ये बात हाँ तो बात क्या साथ देगा हाँ लिख रखा बोलना ये ग्लूकोज है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा बनाए तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब क्या करना है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसके छठे कार्बन पे, कहाँ पे, छठे कार्बन पे आपको जोड़ना है फॉस्फेट। क्या जोड़ना है, फॉस्फेट। आपको पता है जब एडीपी में फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो वो एटीपी बन जाता है एटीपी बन जाता है। इसमें क्या चाहिए, एनर्जी रिलीज होती है, इसको इसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर है, मतलब कि इसमें एनर्जी खर्च हो, ठीक। तो पहला स्टेप है, मैंने कहा जोड़ा, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे, ग्लूकोज से फॉस्फेट फॉस्फेट। क्या जोड़ा, फॉस्फेट जोड़ा। मैंने कहा ये इसके, एक सेकंड, बताइए। अच्छा चलिए, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। देखो मैंने कहा ग्लूकोज के 6 कार्बन के, अगर इसका स्ट्रक्चर बना होगा ना तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। और इसके जो छठे कार्बन पे, ठीक है, जहाँ पे 6 वाला कार्बन है, 6 वाले कार्बन पे आपको क्या जोड़ना है, फॉस्फेट। इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्लूकोज 6 तो ये ग्लूकोज से, और जब ये 6 फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी लग रही है बेटे, इसीलिए कह रहे हैं कि जो एनर्जी है, अगर एटीपी नहीं है तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस शुरू नहीं होगा। और एटीपी कैसे बनेगा, एडीपी में जब फॉस्फेट जोड़ते हैं तो एटीपी बनता है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। मैडम यहाँ तो एटीपी से एडीपी बनाएंगे ना एडीपी से, एटीपी से एडीपी मैडम जैसा फॉस्फेट होगा वो उसके अंदर जोड़ देंगे हाँ, एटीपी से एडीपी मैंने उसको उल्टा लिखा यहाँ, ठीक है। ये इसके बाद जो है, यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए होगा, जब भी बेटे इसका बात होती है एटीपी वाला, तो एंजाइम होता है, काइनेस ठीक।
मैंने कहा छठे कार्बन पे फास्फेट जोड़ना है। फास्फेट कहाँ से लाओगे? एटीपी एटीपी को से जब तोड़ दोगे, जब ए- एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं, एटीपी को जब तोड़ेंगे तो वो एडीपी प्लस फॉस्फेट है ना। अब इस फॉस्फेट को जोड़ देना है कहाँ पे? ग्लूकोज 6 नंबर पे ग्लूकोज के छठे कार्बन। छठे कार्बन। तो इसीलिए पहला स्टेप क्या होगा? ग्लूकोज का यहाँ पे एडीपी इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। एडीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी, ठीक। यस मैडम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये समझ में आया? यस मैम। उल्टा लिखवा रखा है क्या? मैडम सारे लग देंगे ना। यहाँ पे एटीपी होगा, वहाँ एटीपी था, वहाँ पे तो एटीपी यहाँ से मैडम रिएक्शन नहीं दे रखी मैडम एनसीईआरटी में। देखो। मैडम इसके यहाँ अंदर पे तो चार्ट बना रखे हैं। प्रयोग है ना, एटीपी का प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं एडीपी लिख रही हूँ तो इसका मतलब है वहां पे एटीपी बना रही हूँ। इसका मतलब यहाँ पे एटीपी लग रहा है, तो पहले रिएक्शन में ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ना है। फॉस्फेट आएगा कहाँ से? एटीपी से, इसलिए यहाँ पे एटीपी और उधर एडीपी। पहला स्टेप समझ में आया? क्या करना है? पहला एंजाइम कौन सा होगा? हेक्सोकाइनेज। अब दूसरा स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये क्या हुआ? ये बेटा आइसोमेराइजेशन होता है, मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल दिया जाता है। और एंजाइम क्या होगा? आइसोमरेज। इसमें कुछ नहीं है, बस ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना। यहाँ पे पायरॉल रिंग हो जाती है। इसका जो रिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे पायरॉल रिंग होती है बस। इसका केवल स्ट्रक्चर का उल्टा करना है, ठीक है, मतलब आइसोमर बनाना है, एक जैसे कॉपी बनानी है। दूसरा स्टेप समझ में आया? यस मैडम। जो तीसरा स्टेप है, अभी हमने ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट पे फॉस्फेट जोड़ा। अब हम चाहते हैं कि इसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट जोड़े, तो क्या होगा? ग्लूकोज यहाँ पे लिखेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको अगर हमें बनाना है तो फ्रक्टोज 1 6 और बेस का मतलब दो जगह पे फॉस्फेट जुड़ा है, एक तो 6 पे जुड़ा है और अब पहले पे जुड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटीपी, यानी कि मैं क्या लिखूं? फ्रक्टोज नहीं 1 नहीं 6 फॉस्फेट, उसको लोगे ना पहले, 6 फॉस्फेट लोगे। और क्या लिखूं मैं यहाँ पे? एनर्जी चाहिए होगी ना, तो एटीपी लूंगी। अब क्या करना है? इससे क्या बनेगा? फ्रक्टोज पहले कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ा है और छठे पे जोड़ा ही है, तो फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट। दो फॉस्फेट, ठीक है। और एंजाइम क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज है, तो फॉस्फो फ्रक्टो हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? आप अपने एनसीईआरटी में देख लो एक बार जैसे। फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, वही तो है, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। अब बेटे जब भी एटीपी से ये वाला प्रोसेस होता है ना, जब एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है, फॉस्फेट जुड़ जब भी फॉस्फेट जुड़ रहा होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। ये बताओ आप तीन स्टेप किसको नहीं समझ रहे हैं? पहला स्टेप फिर से देखेंगे, ग्लूकोज का 6 कार्बन का कंपाउंड, ठीक, इसके छठे कार्बन में फॉस्फेट जोड़ना है। फॉस्फेट आएगा कहाँ से? जब हम एटीपी को तोड़ देंगे। एटीपी को तोड़ेंगे तो उसका फॉस्फेट लेंगे और उसके छठे कार्बन पे जोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है एटीपी और एटीपी। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। अगर सेल में एटीपी नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस शुरू ही नहीं होने, ठीक। अब कुछ नहीं किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसका दूसरा रूप परिवर्तित कर दिया, मतलब इसका आइसोमर बना दिया। एक रिंग का स्ट्रक्चर है, बस इधर उधर कार्बन शिफ्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। प्रक्रिया कहलाती है आइसोमराइजेशन और एंजाइम होता है आइसोमर। अभी हमने फर्स्ट पे फॉस्फेट जोड़ा था 6 पे, अब हमें चाहिए कि हम पहले में भी जोड़ दें। अब हम पहले फॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या है? हमारा एटीपी फिर लगेगा, तो हमने इसीलिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एटीपी जोड़ा। और जब भी एटीपी की बात रहेगी तो काइनेज याद रखिएगा। और अब 6 को हेक्सो कहते हैं ना, इसीलिए हेक्सो। आप ऐसे पढ़ते हो ना, मोनो डाई ट्राई पेंटा, है ना, तो हेक्सो काइनेज। इसीलिए अब यहाँ पर क्या है? एटीपी से फॉस्फेट निकल रहा है, तो इसलिए प्रक्रिया को क्या लगी? फॉस्फोराइलेशन। अब बताओ तीन स्टेप किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया? यस मैडम। ये जो फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट है, ये 2 शुगर में टूट जाता है, ठीक। कितने शुगर में? 2 शुगर। एक शुगर कहलाती है डाई हैफ,
और एक होता है जिसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन एसीटोन, ठीक, डाई हाइड्रोजन एसीटोन। और एक दूसरा होता है वो फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, पीजीएल। इतना नोट कर लिया क्या? मैडम जी बस 1 मिनट। ये किसको नहीं समझ में आया? बहुत ग्लाइकोलिसिस आप रटिए मत, समझना है, समझेंगे तो बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। ग्लूकोज के पहले स्टेप में, इसलिए मैं बार बार लिख दे रही हूँ, 6 कार्बन का है, इससे बना ग्लूकोज 6, छठे कार्बन पे हमें फॉस्फेट जोड़ना है। इससे क्या होगा? एटीपी से एडीपी, यानी कि एटीपी खर्च हुई। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसका आइसोमर बनाया, आइसोमेरेज एंजाइम, यानी एक ही जैसा संरचना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक फॉस्फेट ऐड करना है, कहाँ पे? पहले कार्बन पे, तो फ्रक्टोज 1,6 और 2 है फॉस्फेट जुड़ गया, इसलिए बिस फॉस्फेट। ऐसे करके चल रहा है। अब जब ये बन गया, अब यहीं से 2 भागों में टूट जाए, 2 शुगर में, 2 शर्करा में टूट जाएगा, ठीक। हटाओ सर इधर वाला भाग। ये फ्रक्टोज 1,6 बिस यहाँ तक कितना है? 6 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब ये 3 कार्बन में टूट जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम लिख लो, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और इसका नाम होता है डाई हाइड्रो एसीटोन, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ठीक। ये 2 भागों में टूट जाएगा, समझ में आया? अभी तक एनर्जी कहीं बनी? एटीपी क्या हो रही है? यूज कितनी हो गई? 4 2 मैडम 2 कितनी एटीपी यूज हो गई? 2 2 खर्च हो गई ना, एक वहां पे एक वहां पे। किसी को दिक्कत? मैडम इसके बाद ये 2 में जब टूट जाएगा ना, तब ये क्या होगा? ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 3 कार्बन का डाई है, ये आगे नहीं बढ़ता, बस ये इस स्टेप में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो पीजीएल के 3 है और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 2। यहीं से पीजीएल 2 मॉलिक्यूल का चलेगा। मैं क्या कह रही हूँ, डाई हैप आगे नहीं बढ़ता, इसका जो 3 कार्बन है वो इसमें बदल जाता, पीजीएल। तो इसके पास भी 3 थे, इसके पास भी 3 थे, तो ये मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2। तो आगे के स्टेप में हम चलते हैं पीजीएल, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? 2। अब इसीलिए यहाँ से डबल पेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसको अगर मैं बोलूं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, मैं इसमें लिखूं क्या यहाँ पे भी? ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये इस पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल हो। अब ये पीजीएल के जो 2 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले, अब इसमें पहला ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? अभी मैंने आपको बताया, इससे ऑक्सीडेशन करके Na D+ से NaDH बनेगा, ठीक। हाँ, ऑक्सीडेशन मैंने बताया ना कि एनर्जी ऑक्सीडेशन आप तब कम मानेंगे, एटीपी बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब एटीपी का बनना, एनर्जी का प्रोडक्शन होना, 2 फॉर्म में, या तो एटीपी बने या ये बच जाए। तो यहाँ पे क्या है? ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन करके बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के बाद ऑक्सीडेशन करके बनाएगा 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1 3 4 मैडम पीजीएन है हाँ शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, पीजीए 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपको पता है जब भी शुगर से एसिड बनता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। देखो, अगर मैं ये कह रही हूँ ये वाला शुगर है, इससे एसिड बन रहा है,
ये शुगर से एसिड बन रहा है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन। और जब ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है जब भी NAD+ वाला होगा तो यहाँ पे एंजाइम होता है डी हाइड्रोजिनेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं। यस मैडम। याद रखिएगा, इसको क्या करते हैं, फॉस्फेट को ऐड करते हैं इसी पे। पांचवा स्टेप बहुत आसान है, बस इतना ध्यान रखना है। इस स्टेप में कौन सा स्टेप चल रहा है, पहले ये मैडम ये तो फोर्थ स्टेप था जो हमारा डाई ऐप वाला हुआ था। हाँ मैडम इसके अंदर डाई हैप, देखो फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट दो में चेंज हो गया, एक डाई हैप में और एक पीजेएल। डाई हैप का कोई काम नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाएगा पीजीएल के दो। मैडम फिफ्थ स्टेप है। हाँ, अब ये पीजीएल क्या है, पीजीएल के बाद क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल सबसे पहले यही पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए NAD जो है NAD+ से NADH बनेगा। और हमेशा याद रखना दो दो, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल अब दो पे चल रहे हैं, डबल चल रहे हैं। अब ये पीजीएल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर ये रिडक्शन है तो ये वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या करते हैं, एंजाइम कौन सा होगा, डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। ठीक, यहाँ इसको लिख लो। अच्छा देखो, अगर फॉस्फेट को हटाए, अगर मुझे ATP बनाना है तो उसके लिए फॉस्फेट चाहिए होगा, है ना। आगे का जो स्टेप है, इससे क्या होगा, इस वाले स्टेप में लेंगे 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फेट को हटाएंगे तो ATP बनेगी। जब फॉस्फेट रिमूव होगा तो ATP का प्रोडक्शन हो। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये वाला यहाँ तक हो गया। यस मैडम। अब इसके बाद ये लेंगे 3 PGA। 1,3 मैडम 1,3 BPG से फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। एसिड। अब इससे क्या होगा बेटे, इससे बनेगा 3-फॉस्फो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रिमूवल करेंगे, फॉस्फेट यहाँ पे जो ऐड किया उसको हटाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ADP और ये जो फॉस्फेट लिया उसको यहाँ जोड़ देंगे, और कितना, दो दो, सारी चीजें डबल में चल रही, ध्यान रखिएगा, इसका भी दो ही है, दो मॉलिक्यूल। अब क्या करेंगे, 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड, इसको फिर से क्या करेंगे, मैडम फॉस्फेट आइसोमराइजेशन कराएंगे। ठीक है, और इसका जो एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम भी लिख लेना, यहाँ पे एंजाइम जो है वो है फास्फोराइलेज। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फिर से आइसोमर में बदल, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का दूसरा आइसोमर होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पे एंजाइम होता है म्यूटेज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल आइसोमर बनाया हुआ है। ठीक, अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इससे पानी निकलेगा तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाएगा, PAP। ठीक, यहाँ तक सबका हो गया, कंफ्यूज हो रहे हो क्या। मैडम जी बस 1 मिनट। देखो पांचवें स्टेप में यहाँ पे ये डाई हैप बना, दूसरे में PGL बना। डाई हैप का कोई काम नहीं होता, वो PGL में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल चलते। अब क्या होता है, जो ये PGL है, इसमें पहली बार क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन, ठीक है, PGL में जब ऑक्सीडेशन होगा तो NADH का प्रोडक्शन होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या बनाएगा, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, एंजाइम होगा डिहाइड्रोजनेज। अब ये जब 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा एनर्जी होती है तो फॉस्फेट ऐड हो जाता है।
जब यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फेट को हटाना है। हटाओगे तो क्या करोगे, एटीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ के एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। पहला स्टेप जहाँ पे एटीपी बन गई, 2 एटीपी बनी, हर जगह 2 लेके चलेंगे, इससे बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको कुछ नहीं करना, आइसोमराइजेशन है, मतलब बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। एंजाइम है म्यूटेट 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या करेगा, ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इससे पानी निकाल दो, पानी निकाल दोगे तो पीईपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये आपने केल्विन साइकिल में कभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनेगा और इससे में भी एटीपी प्रोडक्शन हो जाता है, एडीपी से एटीपी बनता है। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो ओवरऑल इसमें 4 एटीपी बनती है और 2 खर्च हो जाती है। यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस जो है प्रक्रिया खत्म हो गई। लास्ट वाला ये 2 स्टेप और लिख देते हो। मैडम दूसरे स्टेप में वो कौन सा होगा मैडम? देखो मैं ये लिख दे रही हूँ, यहाँ पे एंजाइम भी लिख दे रही हूँ। हाँ, 2PGA से 2PET निकला, वाटर को क्या करना है, हाइड्रोलेस और यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम होता है। हाइड्रोलेस है एल्डोलेज नहीं है मैडम, हाइड्रोलेस हाइड्रोलेज, एनोलेज भी लिखते हैं कहीं पे, हाइड्रोलेज लिख लो। पानी का रिमूवल है एंजाइम, एक बार आप जरा चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। गलत लिखने से तो अच्छा है कि चेक होंगे। अब ये जो 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, ये बेटे पाइरुविक एसिड में बदल जाता है, और यहाँ पे भी एडीपी से एटीपी का प्रोडक्ट होता है प्लस फॉस्फेट, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे। अब ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ये तो वहीं से स्टार्ट हो गया था ना, यहीं से पीजीएल से, ये यहाँ से ग्लाइकोलिसिस खत्म हो जाती है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ मैडम, थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ? मैडम सारा समझ में आया, मैं तो पढ़ रखा था मैडम, मुझे तो पढ़ रिवाइज रखा करना था, है। तो बाकी दूसरे समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? हाँ। हाँ नहीं, इसमें भी हिंदी नहीं होता है, आई थिंक ये ऐसे ही चलता है, इंग्लिश में ही चलता है। इसमें कोई हिंदी का प्रयोग नहीं होता। आपने कभी भी इसको नाम शायद हिंदी में लिख लेते होंगे। मैडम नाम से ऐसे यही है, फॉस्फोइनॉल और ये वो। एक बार फिर से रिवीजन कर लो चाहे तो। ग्लूकोज का 6 कार्बन का कंपाउंड है, पहला स्टेप। ग्लूकोज के 6 कार्बन के कंपाउंड में छठे कार्बन में फॉस्फेट जोड़ो। फॉस्फेट जोड़ोगे, कहाँ से जोड़ोगे, एटीपी को जब तोड़ोगे तो वो एडीपी और फॉस्फेट बदल जाता है। वो फॉस्फेट उठा करके ग्लूकोज के कहा, छठे कार्बन में। इसलिए पहला स्टेप बनता है ग्लूकोज से क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम क्या निकलता है, काइनेज। जब भी एटीपी वाला यूज होगा तो काइनेज एंजाइम, और हेक्सो का मतलब है 6 तो हेक्सो काइनेज, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन यूज हो रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जैसे बन गया, वैसे ही हम उसको आइसोमर दूसरे फॉर्म में बदल देते, तुरंत दोबारा, है ना, बदल गया, उसमें कुछ किया नहीं, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो का तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, ठीक है, एक दूसरे की कॉपी टाइप में आइसोमराइजेशन के अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया। एंजाइम क्या लगाओगे, आइसोमरेज, क्योंकि प्रोसेस क्या कहलाते हैं, आइसोमराइजेशन। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है बेटे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आपने वहां पे छठे कार्बन पे फॉस्फेट लगाया, अब आपको पहले में भी लगाना, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे आप, एटीपी से एटीपी को तोड़ेंगे और एडीपी से फॉस्फेट निकालेंगे, और फॉस्फेट को कहाँ जोड़ेंगे, पहले वाले में। तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस, जिसका मतलब 2 फॉस्फेट, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फिर से वही एंजाइम काइनेज एंजाइम लगाएंगे और फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज प्रक्रिया कराएगी फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है, ये 2 शुगर में टूट जाता है, एक डाई है और एक डीजी। डाई हैप आगे नहीं बढ़ता, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल में। अब पीजीएल में देखो बेटा, यहाँ 3 थे, तो 3 कार्बन इसमें आ गए ना, तो 3 2 ना 6, तो इसीलिए इसके कितने मॉलिक्यूल आगे बढ़ते हैं, 2। अब ये पीजीएल जो है सबसे आगे, जैसे ही आगे बढ़ता है, इसमें सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन करके ये बनाता है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। अब जब भी शुगर से एसिड बन रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक। अब आपको पता है NAD प्लस से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, 2 तरीके का ऑक्सीडेशन मैंने बताया, या तो एटीपी बना ले और या NADH बना ले, ये कोएंजाइम है, ठीक है। तो NAD प्लस से NADH बना दिया,
आपको पता ही है ये प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन, तो ऊपर वाली प्रोसेस हो जाएगी ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि फॉस्फेट ऐड हो जाता है। ठीक, अब दूसरे स्टेप में कुछ नहीं करना, ये जो फॉस्फेट है ना इसको हटा देना। हटाओगे तो क्या होगा, जैसे एडीपी से फॉस्फेट हटाओगे तो एटीपी बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे एटीपी बन जाएगा 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेट हटाओगे तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा और बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फिर से आइसोमराइजेशन होता है वो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से पानी का रिमूवल होता है तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाता है। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है से पायरुविक एसिड बनेगा और ये एटीपी का फिर से प्रोडक्शन करेगा। तो ओवरऑल 4 बार दो और ये 2, 4 एटीपी बना, लेकिन शुरू में आपने एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे 2 एटीपी खर्च कर दिया, तो इसलिए टोटल एटीपी कितना बना तो और एनएडीएच कितना बना मैडम वो तो बनेगा मैडम 2। यहाँ पे भी एनएडीएच और फॉस्फोइनॉल मतलब पायरुवेट के कितने का मॉलिक्यूल 2, तो कार्बन के 3, यहीं से 2 मॉलिक्यूल चलने लगता है। आपको ऐसे कुछ अलग सा नहीं है, जब यहाँ पे ये स्टेप आते हो ना, ये डाई है, ये 3 वाला ये सब बदल जाता है तो इसका 3 इसमें आएगा ना, तो इसलिए ये इंटू 2 हो जाता है, यहीं से 2-2-2 आगे चलने लगे, सारा कुछ 2-2-2। यहाँ ग्लाइकोलिसिस। अब ये पायरुवेट जो है आगे माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा, वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? कल इससे रिलेटेड थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, सारा डाउट हो समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। मैडम, सारा समझ में आया अरे कुछ भी मैडम। नहीं, हमें तो मैडम हमारे से तो 2-4 क्वेश्चन करके देखना, अगर आए नहीं तो फिर बताना। कौन मैडम